आज हम लोग फसलों का वर्गीकरण करेंगे और फसलों के वर्गीकरण में हम कौन कौन से क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। इसको पीएटी क्लासेस पढ़ सकते हैं, आईसीआर के बच्चे पढ़ सकते हैं, एडीए के बच्चे पढ़ सकते हैं, एडीओ के बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना, और आरएईओ के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो जो कंपटीशन में इनको फसलें पढ़नी हैं वो सभी इसको पढ़ सकते हैं। और हमने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश व्यापक एग्जाम को ध्यान में रख के कुछ फसलों को लिखा है। वर्गीकरण इसके कई हैं, मात्र इसको ही नहीं देखना है, ये एक समायोजित है ना। इसके अतिरिक्त और भी इसके वर्गीकरण हैं। हमने केवल इस वर्गीकरण को किस बेस पे किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, किस बेस पर है, सीजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो सीजन के आधार पर अपन पढ़ेंगे। किसी भी क्लास को या किसी भी फसल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होती है कि उसका वर्गीकरण समझ लें। वर्गीकरण समझने का क्या अर्थ है कि जब हम उस फसलों के बारे में जानकारी नहीं जानते हैं तो उसकी खेती कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानें, और इस पर भी प्रश्न बनता है, तो सबसे पहले ये जानें कि हमारी फसलों को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में, भारत में फसलों को 3 हिस्सों में बांटा गया सीजन के आधार पर। तो कौन कौन से सीजन के आधार पर 3 भागों में है, वो तीनों भागों को अपन लोग देखेंगे। सीजन के आधार पर कौन कौन से हैं। नंबर 1, खरीफ की फसलें यानी खरीफ क्रॉप्स हैं। तो खरीफ का क्या मतलब होता है मैं अभी बताता हूँ। रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स यानी रबी का क्या मतलब होता है वो भी मैं बताता हूँ। जायद, जायद की क्रॉप्स यानी जायद की क्या मतलब होता है। जब इन चीज़ों का मतलब जान लेंगे तो फसलों का भी हमें पढ़ने में आनंद आएगा। तो खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ का मतलब होता है रेनी सीजन यानी बरसात के बोते हैं, बरसात में बोई जाने वाली फसलें। इन्हें जून से लेकर के, कहाँ से, जून से लेकर के जुलाई में बोते हैं। ठीक है, जून से जुलाई में इनकी बुवाई, सोविंग करते हैं। तो सोविंग टाइम कब है इनका, रेनी सीजन, अर्थात बरसात के टाइम में इनकी बुवाई करते हैं। और 4 माह बाद, लगभग 4 माह, ये बात तो आप कॉमन समझ लीजिए। यहाँ एक फसल लगभग 4 मंथ्स की होती है। कितनी होती है, लगभग एवरेज 4 मंथ्स समझेंगे। तो जब जून में और जुलाई में इनकी सोविंग होगी तो फिर इनकी कटाई कब होगी, हार्वेस्टिंग कब होगी। तो हार्वेस्टिंग इसमें जून में 4 जोड़ लेंगे, कितना आएगा, अक्टूबर आ जाएगा। जुलाई में 4 जोड़ लेंगे, नवंबर। तो हार्वेस्टिंग टाइम क्या आ गया अपने आप, अक्टूबर टू नवंबर। तो इन क्रॉपों का हमारे पास अक्टूबर से नवंबर हमारे सामने आ गया। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। जब ये फसल कट जाएंगी तो अगली सोविंग आएगी, वो क्या कहलाएगी, रबी की फसल। रबी की फसल कब शुरू हो जाएगी, अक्टूबर से नवंबर। ये भी 4 मंथ्स की है। जब ये अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से सोविंग होगी तो 4 महीने जोड़ लो फरवरी में, और नवंबर में सोविंग होगी तो 4 महीने जोड़ लो तो मार्च में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीका हुआ। 4 मंथ्स को ध्यान में रखकर करेंगे। अब आता है रबी क्रॉप्स का क्या मतलब होता है। रबी का मतलब होता है सूर्य, अर्थात ऐसी फसलों को फूलने या फ्लावरिंग के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इन फसलों का नाम रबी की फसलें कहा गया है। जबकि रेनी सीजन वाले फ्लावरिंग के लिए अक्सर ज्यादातर इन फसलों को सूर्य के प्रकाश अवधि की आवश्यकता कम पड़ती है। सभी की बात नहीं कर सकते। रबी फसलों में लगभग सभी फसलों को सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसके लिए, फ्लावरिंग एक्टिवेशन के लिए। अब आता है जायद। जायद का अर्थ होता है ज्यादा फसल लेना, अर्थात खरीफ और रबी की फसल लेने के बाद हम जायद की फसल लेंगे, यानी हम ज्यादा उत्पादन चाहते हैं तो जायद लेंगे, अर्थात जायद की क्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, तो जायद का क्या अर्थ आया, ज्यादा फसल उत्पादन लेना। तो ये 3 फसलें हो सकती हैं। तो जायद की बुवाई अपने आप सामने आ रही होगी। जब ये क्रॉप कटेंगी, कब कटेंगी, फरवरी मार्च में। तो ये फरवरी मार्च में इनकी बुवाई होगी। तो कब कट जाएंगी, जून जुलाई में। अर्थात मैंने पूरा 1 वर्ष का फसल चक्र बता दिया आपको। कितना बता दिया, 1 वर्ष का फसल चक्र। ठीक है, तो हमारे पास 4 माह मेन फंडा है। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते होंगे कि ये फसलें वर्गीकरण, लेकिन 4 माह का फंडा क्लियर कर लेना।
अपने आप आ जाएगी। जून में 4 जोड़ देंगे, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में 4 जोड़ देंगे, फरवरी आ गया, फरवरी में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपने आप, जून। तो जून से चालू किया और जून पर आ गए। ये हमारे सभी कंपटीशन में बहुत जिम्मेदार होता है। आप डिग्री और पीएचडी तक करोगे ना तो ये 4 का फंडा आपके काम आएगा। ठीक है, अब आता है हमारे सामने कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो खरीफ की फसलों को भी मैं 3 भागों में बांट रहा हूं, और भी वर्गीकरण है इसके, लेकिन मैं मात्र 3 भागों में ही बांट के बताऊंगा सिंपली तरीके से। ये दलहनी फसलें यानी सीरियल क्रॉप्स और पल्स क्रॉप बताना है। तो पहले कौन सी बताना है, दलहनी यानी पल्स क्रॉप है, ये अदलहनी के लिए यानी सीरियल क्रॉप्स हैं, और इसमें अदर क्रॉप्स आती हैं। इनको भी वर्गीकृत कर देते, लेकिन अदर्स में बांट करके ठीक रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक वर्गीकरण अपन फिर से करेंगे। तो हम देखेंगे दलहनी फसलों में यानी पल्स क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली। ये फसलें हमारी खरीफ की हैं। कई की हैं, खरीफ की फसलें हैं। कौन कौन सी हैं याद रखेंगे, मूंग है, उड़द है, अरहर है, सोयाबीन है और मूंगफली है। ये सभी फसलें दलहनी हैं। दलहनी और अदलहनी तो जानते ही होंगे। शॉर्टकट बता देता हूं, हमारे जो बीज है, जिस बीज को सोविंग करने जा रहे हैं, उस बीज को ऐसे दबा करके तोड़ा जाए तो वह 2 दौल में टूट जाए। क्या हो जाए, 2 दौल में टूट जाए तो क्या कहलाएगा, दलहनी। तो इनके बीजों को देखिए आप, मूंग का, दाल का, इन अरहर का, सोयाबीन का, मूंगफली का दाना 2 हिस्सों में टूट जाता है, डाइकोट में टूट जाता है। क्या हो जाता है, डाइकोट में टूट जाता है, इसलिए इनको दलहनी फसल कहते हैं। और अक्सर इन फसलों में क्या लगती हैं, ध्यान दें, फलियां लगती हैं। क्या लगती हैं, फलियां लगती हैं, ये ध्यान देंगे। दलहनी का अर्थ ये है, इनमें हमेशा क्या लगती हैं, फलियां लगती हैं। अब आता है अदलहनी, अर्थात इनके बीज को बिना दाल के रह जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बीज को तोड़ेंगे तो ये दाल में नहीं टूटते, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। अर्थात इनमें हमेशा अक्सर बालियां या भुट्टे लगते हैं। क्या लगती हैं, अक्सर बालियां लगती हैं, जैसे कि धान में इस तरह के, है ना, ये देखो, तो ये बालियां लगती हैं अक्सर। ठीक है, तो ये फली वाले होते हैं, ये बिना फली वाले होते हैं। अब आता है अन्य, बरसात की फसल तो हैं, लेकिन इनमें ना तो ये दाल बनती है और ना ही ये दाना बनता है। तो ऐसी कौन कौन सी हैं, जैसे कपास है, इसमें रेशे वाली होती है, जूट है, पटसन है, ये सब रेशे वाली फसलें हैं, लेकिन है तो खरीफ में या रेनी सीजन में बोई जाने वाली हैं। अब आता है हमारे सामने, ये इतना समझ में आ गया ना, बेहतरीन। अब आता है खरीफ की फसलें, कौन सी वाली, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में हम देखें, वो रवि की फसलें, खरीफ हो गई, सॉरी, रवि की फसलें। रवि की फसलों को भी हमने 3 भागों में बांट लिया। कौन सी, दलहनी यानी पल्स क्रॉप्स। पल्स क्रॉप में हमारे पास चना, अर्थात वो चना, मटर और मसूर, ये 3 क्रॉप्स हमारे पास पल्स क्रॉप हैं। उसके बाद आती हैं सीरियल क्रॉप्स यानी अदलहनी फसलें, गेहूं है, जौ है, जई है। ये 3 क्रॉप्स हमारे सामने कैसी हैं, अनाज वाली हैं, इन्हें अपन खाद्यान्न क्रॉप्स या सीरियल क्रॉप्स कहेंगे। अन्य में हम लोग, रवि में हम सरसों को भी बोते हैं, गन्ना को भी बोते हैं। रवि में भी बोते हैं गन्ने को, और गन्ने को कभी कभी हम लोग जायद में भी बोते हैं। मध्य प्रदेश में इसको जायद में भी बोते हैं। अब आता है जायद की फसलों को भी अपन लोग ऐसे ही बांट सकते हैं, दलहनी और अदलहनी। दलहनी में लगभग सभी खरीफ की फसलें आती हैं, अर्थात ये वाली जो सभी फसलें मैं बताई हैं, इन सब फसलों को हम लोग कहाँ कर सकते हैं, जायद में कर सकते हैं। प्लस हमारे सामने ये लिखा हुआ है खरीफ प्लस, है ना, प्लस क्या आएगा कि प्लस में कद्दू वर्गीय यानी लौकी, तुरैया, टिंडे, ये जो फसलें हैं सब्जी वाली, आप बेल वाली कह सकते हैं। बेल वाली जितनी भी है, तरबूज, वाटरमेलन, है ना, ये सब आते हैं इसमें। खरबूजा, बटी वगैरह, खीरा, ककड़ी, तुरई, ये सब बेल वाले। कद्दू वर्गीय का मतलब हुआ कुकरविट्स में, है ना। उसके बाद सब्जी वाले और चारे। खरीफ में हम लोग गर्मियों के दिनों में हम इसे क्या बोल सकते हैं, पशुओं के लिए चारा भी करते हैं, चारे वाली फसलें भी बो सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने मैंने ये पूरा वर्गीकरण समझा दिया है, और ये वर्गीकरण बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो मुझसे एक बार फिर से पूछ लें, लेकिन जब तक ये वर्गीकरण नहीं होगा
तब तक आपके माइंड में फसलें सही सेट नहीं होंगी। इसका वर्गीकरण समझाने का मूल उद्देश्य समझ लो मेरा क्या है। मूल उद्देश्य यह है, यही तो मेन बात होती है कि क्या बात होती है कि जैसे कि खरीफ का मतलब हुआ कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितने पे फसलें होंगी, इस फसल के लिए वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए। तो ये हमारे पास मेन मुद्दे की बात आती है कि इसमें कितना 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप इन फसलों के लिए काफ़ी होता है। इनका हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से 22 से 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, और इनके लिए भी वही 30 से 35 डिग्री सेल्सियस करीबन काफ़ी होता है। तो ये टेम्परेचर से अंदाजा लग जाता है। और दूसरा हमें ये पता लग जाएगा कि इनके लिए खरीफ में जब बरसात होती है, क्या होती है, बरसात होती है, तो जलवायु कैसी चाहिए, नम यानी ह्यूमिडिटी वाली चाहिए। तो बरसात ये ह्यूमिडिटी वाला, ये हम जलवायु की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे कि मक्का के लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए, तो हम बता देंगे नम ह्यूमिडिटी वाली चाहिए, गीली वाली, बरसात वाली। अब आती है रबी की फसलों में कैसा चाहिए हम, तो कम टेम्परेचर चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए, ड्राइनेस, क्या होना चाहिए, क्लाइमेट क्या नहीं होनी चाहिए, ड्राइनेस होनी चाहिए। दूसरा इसके लिए इसमें टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसके लिए हम देखेंगे जायद में ड्राइनेस एंड कम ह्यूमिडिटी वाली ही काम चलाती है, क्योंकि गर्मी रहती है उस समय, तो गर्म हवा में ये फसल अच्छी पकती है। तो ये जो मेन बात है वो ये समझने के लिए थी। तो समझ में आया कि नहीं आया ये बात, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। चलो ठीक है, अपना जो वर्गीकरण वो समाप्त हुआ। अब हमारे सामने दूसरा वर्गीकरण आता है, कौन सा है, कुल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल्स, या फैमिली के आधार पर। किस आधार पर, फैमिली के आधार पर बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी फैमिली है, मैं आपको मुख्य फैमिलियों के बारे में ही बताऊंगा, बाकी और भी हैं थोड़ा। अब देखें आगे, ग्रेमनी कुल या पोएसी बोलते हैं, इसका दो नामों से चलता है, ये ग्रेमनी कुल के नाम से भी चलता है और पोएसी के नाम से। ग्रेमनी कुल की पहचान ये होती है कि इसके अंदर आने वाले पौधे सकरी पत्ती वाले होते हैं। कैसे होते हैं, सकरी पत्ती वाले होते हैं ऐसे, ठीक है। और अक्सर इनमें बालियां भी लगती हैं ये ऐसे, और पत्ती अल्टरनेट आती हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे सकरी पत्ती वाले होते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेमनी कुल या पोएसी, इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं। अक्सर इसमें खाद्यान्न या अनाज वाले पौधे आते हैं, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और गन्ना, गन्ने से तो गुड़ और शक्कर बनती है, और एक बीज पत्री। ये सभी पौधे एक बीज पत्री है। तो एक बीज पत्री का मतलब होता है इस तरह के पौधे जब दाना बोएं और दाने से एक बीज पत्र निकलता हो। क्या निकलता हो, एक बीज पत्र निकलता हो। जैसे फिर से समझा देता हूँ आपको कि एक बीज पत्र का, मैंने मान लो गेहूं बोया है, जमीन के अंदर ऐसे गया, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद ऐसे निकलेगा, ऐसे, है ना, एक बीज पत्र निकलेगा जमीन से, ये ऐसे एक बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बीज पत्र। तो ऐसे निकलते हैं, और जब बढ़ते हैं तो इस तरह से इनके तना सिंगल यहाँ पर नोट्स रहती हैं, और इस तरह के, है ना, ऊपर जाकर के ये बालियां निकल जाती हैं, जैसे मक्का, ये देखो, और यहाँ पर भुट्टे निकल आते हैं। तो इस तरह की सिंगल एक बीज पत्री कहलाते हैं। तो गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सभी एक बीज पत्री ग्रेमनी कुल में आते हैं। अब आता है दूसरा लेग्यूमिनोसी, अर्थात दूसरा नाम इसका फैबेसी भी है। इसे लेग्यूमिनेसी क्यों कहते हैं वो समझो जरा। कि वे पौधे जिनमें लेग्यूम्स लगती हैं, मान लो ये है अरहर का पौधा है, और उसमें इस तरह से फलियां लगती हैं। क्या लगती हैं, फलियां लगती हैं इस तरह की। ये तो फली को ही बॉटनी में लेग्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेग्यूम बोलते हैं। ये फली लगी होती हैं, फली को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लेग्यूम बोलते हैं। तो लेग्यूम लगने वाली यानी इनमें फलियां लगने वाले पौधे होंगे। तो देखो वास्तविक नजर करके देखो, क्या इनमें वास्तव में फलियां आने वाले पौधे हैं कि नहीं सभी। तो देखो चना, इसमें भी फलियां आती हैं, गांव में लोग उसको घेंटी के नाम से भी जानते हैं। मटर फली है, मूंग उड़द में भी फलियां लगती हैं, सोयाबीन में भी फली लगती हैं। ये तो फली लिखा ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है, ग्राउंड नट को मूंगफली बोलते हैं, है ना।
अरहर फली होती हैं, मसूर, लेंटिल, ये सभी में फलियां लगती हैं। इनमें फलियां नहीं लगती हैं, तो ये इनकी पहचान है कि फली वाली और बिना फली वाली, अर्थात ये अदलनी है और ये दलहनी है। क्लियर हुआ ना। अब आता है सोलेनेसी। सोलेनेसी को हम याद रखने के लिए भटाकुल समझ लेते हैं, अर्थात भटा परिवार समझेंगे तो ये जल्दी याद हो सकता है। तो बैगन, बैगन के साथ टमाटर, आलू, मिर्च और तंबाकू। तंबाकू के खाए जाने वाला भाग फल नहीं होता है, पत्तियां हम इसका प्रयोग करते हैं। बाकी मिर्च, आलू और इसका ये तना वाला भाग प्रयोग करते हैं। बैगन, टमाटर ये फल प्रयोग करते हैं इसके। तो ये सभी सब्जी वाले भी कह सकते हैं, यहाँ तक ये तंबाकू उद्योग में आती है। लेकिन इनका सोलेनेसी यानी इनकी बॉटनिकल स्थिति सेम होती है। तो बैगन, टमाटर, आलू और मिर्च और तंबाकू ये सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, अर्थात इसके फल एक प्रकार से होते हैं या एक प्रकार के होते हैं। अब आता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी को हम सरसों कुल भी कह सकते हैं। सरसों कुल में हम देखेंगे कि सरसों हैं, मूली है, सलजम है, गोभियाँ हैं। गोभी में हमारे पास फूल गोभी, कौन सी वाली, फूल गोभी है ना, कॉलीफ्लावर, और उसके बाद कैबेज यानी पत्ता गोभी, और उसके बाद नौलखोल गांठ गोभी। ठीक है, गांठ गोभी, ये तीनों गोभियां इसमें आती हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, ये तीनों ही क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। अगला है हमारे सामने मालवेसी। मालवेसी में हमारे पास कपास, और कपास को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल्ड। कौन सा गोल्ड, वाइट गोल्ड, इसलिए इसको माल कह सकते हैं, मालवेसी। तो मालवेसी यानी कपास, कपास, भिंडी और गुड़हल, चाइना रोज भी कह सकते हैं इसको। तो ये कुल मिलाकर के कॉटन और लेडी फिंगर और गुड़हल यानी चाइना रोज, ये तीन इस फैमिली में अक्सर आते हैं। अगला आता है कुकरविटेसी। कुकरविटेसी का मतलब होता है कद्दू वर्गीय। कौन सा वाला, कद्दू वर्गीय। कद्दू वर्गीय में सभी हमारे पास खीरा, ककड़ी, तरबूजा है ना, वाटरमेलन, मेलन सभी इसमें आते हैं, है ना। अगला है हमारे पास लिलिएसी। लिलिएसी, लिनेसी फैमिली में लिनसीड आती है। लिनसीड यानी अलसी आती है। यह अक्सर तेल के लिए इसका अच्छा प्रयोग किया जाता है। इसका तेल को पेंट वार्निश आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। अब आता है लिलिएसी यानी जूट फैमिली। यह फाइबर क्रॉप होती है। जूट क्या होती है, फाइबर क्रॉप होती है। इस प्रकार से मैंने ये वर्गीकरण आपको बताया है। पहला वर्गीकरण हमारा किस बेस पर था, सीजन के आधार पर था, खरीफ रबी आधार पर था। अब देखो क्या है, दूसरा कौन सा आ गया हमारे सामने, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, कुल के आधार पर। तो मैंने यहाँ पर 8 फैमिलियों का उदाहरण सहित वर्गीकरण किया है, उदाहरण सहित वर्गीकरण हुआ है। इंटरेस्टेड हुआ कि नहीं हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आया कि ग्रेमिनी कुल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, है ना, सोलेनेसी में कौन कौन सी फैमिली में आती हैं, मतलब कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, क्रूसीफेरी में कौन कौन सी फसलें आती हैं। अगला है मालवेसी में कौन कौन सी फसलें आती हैं। ये आपको याद करना है। ये बार बार याद करके, बार बार वीडियो देख करके भी कर सकते हैं, है ना। आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई है कि यदि आप नहीं हैं तो आप अपने पलंग पे, घर पे, कुर्सी पे, बाजार में, खेत पे, कहीं भी जाएं, बस लीड लगा लो और बस एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड को सुनते रहिए और आपका तुरंत सब समाधान होता रहेगा। बस वीडियो क्रम वाइज देखें। यदि इसको बाद में देखेंगे, पहले दूसरी देख ली तो कुछ नहीं होगा। तो पहले पहली वाली वीडियो, फिर सेकेंड वाली वीडियो, क्रम वाइज देखते हैं। अब हमारा जो दूसरा वर्गीकरण आ गया है, जीवन चक्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है एकदम, है ना। तो एक वर्षीय फसलें अर्थात एनुअल क्रॉप्स, जीवन चक्र 1 वर्ष का हो, ऐसी फसलें जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष का हो क्या कहलाएंगी, 1 वर्षीय फसलें कहलाएंगी। 1 वर्षीय फिर से मैं दूसरे रूप में बताना चाहता हूँ। मैंने हाथ में जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा का बीज ले लिया है और खेत में बो दिया है, फिर काट लिया, फिर हाथ में बीज आ गया।
तो बीज बोने से बीज बनने तक यदि कहीं 1 वर्ष के अंदर जीवन समाप्त होता है फसल का, या 1 वर्ष में ही बीज से बीज प्राप्त होता है, तो क्या कहलाएगा? 1 वर्षीय फसलें कहलाएंगी, जिनका जीवन चक्र क्या हो रहा है? 1 वर्ष में पूरा हो रहा है। जैसे गेहूं है, चना है, मूंग है, उड़द है, लगभग सभी फसलें इसी में आती हैं। तो फिर से समझ लें एक बार, क्या बोलेंगे? 1 वर्षीय फसलें क्या कहलाती हैं? जिनका जीवन चक्र यानी बीज बोने से बीज बनने तक की घटना 1 वर्ष के अंदर ही हो जाए तो 1 वर्षीय कहलाएंगी। क्लियर हुआ? मैंने यहाँ बीज बो दिया, जैसे कि जनवरी में, क्या बो दिया? बीज बो दिया जनवरी में, और मैंने इसको कब तक काट दिया है? अप्रैल तक काट लिया। तो मैंने ये बताओ, अप्रैल तक काट लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 महीने में ही ये फसल हमारे हाथ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 माह के अंदर ही फसल पक गई है, ये 1 वर्षीय फसल है। ठीक है, चलो ये हुआ खत्म। अब आता हमारे सामने 2 वर्षीय फसल, बाय एनुअल क्रॉप्स कहलाएंगे। तो 2 वर्षीय का मतलब क्या होगा? तो पहली साल फसल क्या करेगी? वानस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी, उसके बाद वह दूसरी वर्ष अब बीज के लिए तैयार होगी। अर्थात बीज बोने से बीज बनने तक 2 वर्ष लगेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है प्याज का। तो मैं अभी बाजार गया, बाजार से बीज लेके आया थोड़ा सा और प्याज बो दी। तो पहले मैंने क्या किया? नर्सरी में प्याज की पौध तैयार हुई, पौध को ट्रांसप्लांटिंग किया, खेत में लग गया। अब खेत में प्याज बन गई, हम खोद के उसको बाजार में ले आए, बाजार से हम रख लेते हैं उसको। अब हम देखते हैं कि हमारी टोकरी में देखो उगे आती है प्याज। तो जो गट्टे उगते हैं, जो प्याज के कांदा है वो उगे आते हैं, उन उगे हुए प्याज के गट्टे को अब हम खेत में लगाएंगे तो उसमें जाकर के किस तरह का? इस तरह की बनेगी। जब मैंने खेत में उगी हुई प्याज लगा दी, ऐसे मान लो आपने ये लो प्याज लगा दी और उसमें ऊपर जाके फूल खिलेगा ऐसे ऐसे, ये होता है। तो ये बीज बनेगा। तो पहले साल वानस्पतिक भाग कौन सा बना था? पहली बार वानस्पतिक भाग बना था। तो पहली वर्ष में वानस्पतिक भाग बना और दूसरी वर्ष में जाकर के बीज बना। तो बीज बोने से बीज बनने तक की घटना 2 वर्ष में पूरी होती हो तो वो क्या कहलाएगा? 2 वर्षीय जीवन चक्र कहलाएगा। प्याज है, शुगर बीट है, गाजर है। गाजर को केवल इस रूप में लेंगे जब हमें सीड प्रोडक्शन करना है। ऐसे नहीं है कि अपने गाजर वही गाजर को खा रहे हैं हम लोग, तो नहीं, गाजर कोई फल थोड़ी है, गाजर जड़ है। तो ये ध्यान देना है कि सीड प्रोडक्शन के लिए होगी तो गाजर 2 बीजपत्री में आएगी। अब आता है हमारे पास बहुवर्षीय क्रॉप, पेरेनियल क्रॉप्स। एक बार लगा दो और कई वर्षों तक खड़े रहते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर की सभी क्रॉप्स, जैसे कि आम है, पपीता है, केला है, ये जो फसलें हैं वो लगभग किस में आती हैं? बहुवर्षीय में आती हैं। गन्ने को हम पहली वर्ष लगा देंगे, फिर काट देंगे, फिर खड़ा रहता है। इसको पैडी की लेने के लिए हम लोग बहुवर्षीय के लिए उपयोग करते हैं। अरहर की फसल को यदि फलियां तोड़ते रहिए तो ये फसल भी क्या होती है? अक्सर 1 साल 2 साल तक खड़ी रहती है। हालांकि हम इसे खरीफ के रूप में करते हैं और फसल काट लेते हैं। यदि इसके पेड़ को नहीं काटा जाए तो ये पेड़ खड़ा रहता है और फलियां देता रहता है। अर्थात यह है एक वर्ष से ज्यादा समय तक फूलता फलता रहता है। अगला आता है चाउ चाउ। चाउ चाउ एक सब्जी होती है, यह कई वर्षों तक फल देती रहती है। ये लौकी होती है ना, उसी प्रकार की होती है। उद्यान की फसलें तो सब पता ही है आपको, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से ये जीवन चक्र के आधार पर हुई। ये फिर से रिपीट कर दूंगी एक बार आपको कि ये 1 वर्षीय यानी इनका जीवन चक्र, बीज बोने से बीज आने तक में 1 वर्ष का समय लगता है, या 1 वर्ष से कम समय में पक जाए, लेकिन 1 वर्षीय मान्य होती है। दूसरा है 2 वर्षीय, यानी बीज बोने से बीज बनने तक की घटना में 2 वर्ष का समय लगता है। और ये जो बहुवर्षीय फसलें होती हैं वो एक बार बीज बो दो और कई वर्षों तक फसल के बीज या फल प्राप्त होते रहते हैं। जैसे आम एक बार लगा दो, कई वर्षों तक फूलता फलता रहता है। हुआ कि नहीं हुआ याद? बहुत एकदम आसान और एकदम इजी है। ठीक है।